Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this lecture is for class 11th students. So this is the lecture 3 of your English course for session 2021 to 22. So lecture 1 और 2 में मैंने फर्स्ट पोएम और फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल बुक कवर कर दिया था. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है. प्लेलिस्ट का लिंक क्लिक करके आप वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हो. और अब मैं लेक्चर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. सो दिस इज अ लेक्चर 3 और ये लंबा चैप्टर है, तो मैंने क्या किया, इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा. तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 आधा चैप्टर पढ़ा दूंगा और जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. तो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के साथ साथ हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कंप्लीट हो जाएगा. और अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश के और आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो और ईमेल आईडी मेरी नोट डाउन कर लो. इनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर 3 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. क्योंकि अब सीबीएसई में एमसीक्यूज इंक्लूड हो गए, इंग्लिश में शॉर्ट आंसर टाइप काफ़ी इंक्लूड हो गए हैं. वो तभी समझ आएंगे वो वाले क्वेश्चन अगर चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाओ. समरी पढ़ने से अब चीज़ें नहीं होने वाली हैं क्योंकि जो पैटर्न है वो चेंज हो गया. एंड गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अनअकैडमी इमर्ज के लिए जो है एनरोल कर दो. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज अनअकैडमी इमर्ज. इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है. सो व्हाट इज बेसिकली एप्टीट्यूड. हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना, एप्टीट्यूड. सो एप्टीट्यूड एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी जज की जाती है कि आपका माइंड कितना शार्प है, ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज बेस्ड ही चीज़ें कर पाते हो, ठीक है. सो व्हाट इज़ योर वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं एप्टीट्यूड में. और अब सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें भी अब आपकी जज की जाएंगी. सो इसलिए एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप 11th में आ गए हो, 2 साल के बाद आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, वहाँ पे भी एप्टीट्यूड ज़रूरी है. कॉलेज के बाद जब आप कंपनी प्लेसमेंट्स में बैठते हो, कंपनी के जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट आता है. तो क्यों ना अभी 11th और 11th से ही एप्टीट्यूड की तैयारी करना शुरू कर दें. तो तैयारी करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एप्टीट्यूड वाइज हमारा लेवल कितना है. तो उसी के लिए फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और बहुत अमेजिंग प्राइजेस हैं इसके जो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले देखो 6th और 12th क्लास के लिए, ठीक है. और 20 जून को होने वाला है 12 बजे, ठीक है. तो अभी इसको एनरोल कर दो. देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है. उसको एनरोल करोगे, लिंक ओपन करोगे, एनरोल नाउ को क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेंगे कि बताओ जल्दी से एक इनवाइट कोड. वहाँ पे सिर्फ आपसे कोड पूछेंगे, तो ये वाला कोड पुट कर दो HS19. ये वाला इनवाइट कोड अगर आप पुट कर दोगे तो सिंपली आप उसमें एनरोल कर लोगे. टेस्ट जो है वो टोटली फ्री है. तो बेसिकली क्या होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे इस टेस्ट में. ऑनलाइन टेस्ट है, घर पे बैठ के देना है. 60 मिनट्स का टेस्ट है और कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए. सिंपल आपके बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आप जीत सकते हो डिफरेंट प्राइजेज, स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 करोड़. तो कौन कौन से प्राइज जीतने वाले हो, ठीक है. अगर इसमें रैंक होल्ड करते हो तो आपको मैकबुक, आईफोन, आईपैड्स, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और ये सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आप इसमें रैंक होल्ड करते हो. उसके साथ साथ आपको अनअकैडमी प्लस की फ्री सब्सक्रिप्शंस भी मिलेंगी, ठीक है. तो अगर रैंक होल्ड करते हो तो व्हाई नॉट टेक अ आईफोन, व्हाई नॉट टेक अ मैकबुक, आईपैड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. सो इसके लिए ज़रूर एनरोल कर देना, ठीक है. और 7 जून तक एनरोल कर दो, क्योंकि जो 7 जून तक एनरोल कर देगा तो हर दिन हर ग्रेड के एक लकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा जिसको मिलेंगी एक्साइटिंग गुडीज़. और ये जो एक्साइटिंग गुडीज़ हैं ये सरप्राइज गिफ्ट है, ठीक है. सो एप्टीट्यूड की भी तैयारी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड करें और उसके साथ साथ प्राइजेस भी जीत लोगे. तो अभी एनरोल कर दो, ठीक है. जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं किसने ये स्टोरी लिखी है. ये स्टोरी लिखी है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने. तो शुरू करते हैं चैप्टर. इन जुलाई 1976, अब देखो कब की स्टोरी है, 1976 की स्टोरी है. माय वाइफ जिसका नाम मैरी है, सन जॉनथन जिसकी एज 6 है, डॉटर्स नेम इज सुजैन जिसकी एज 7 है, एंड आई मतलब जो नरेटर है, सेट सेल फ्रॉम मतलब अपनी जर्नी शुरू करी कहाँ से, प्लाईमाउथ इंग्लैंड. प्लाईमाउथ इंग्लैंड एक जगह है, वहाँ से जर्नी शुरू करी. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. तो इनके ना एक आइडल थे
कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया था, एक पूरा वर्ल्ड टूर, वॉयेजेस आर लाइक अ टूर, उन्होंने क्या किया था 200 ईयर्स पहले थ्रू सी, मतलब समुंदर के थ्रू पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। और ये जो है जेम्स कुक, ये नरेटर की, उसकी वाइफ की, उसकी फैमिली की इंस्पिरेशन है। तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम ये सेम जो टूर है ये डुप्लीकेट करेंगे, मतलब जैसा टूर उन्होंने लगाया था हम भी पूरे वर्ल्ड का टूर लगाएंगे, ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, सबसे पहले देखो मैरी उसकी वाइफ का नाम है, और आई मतलब जो नरेटर है वो कौन है, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। फेमस एक्सप्लोरर कौन है, जेम्स कुक। तो उनकी इंस्पिरेशन है, तो वो जेम्स कुक की तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड आवर लेजर टाइम, मतलब फ्री टाइम, हॉनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स, मतलब चेक करना, ठीक है, चेक करना कि हमारी सी में ट्रैवल करने की स्किल्स कैसी हैं, उसको परफेक्ट बनाना, दैट इज आर हॉर्निंग सी फारिंग स्किल्स, मतलब अपनी सी ट्रैवलिंग स्किल्स को परफेक्ट बना रहे हैं हम लास्ट 16 ईयर्स से। और जब भी लेजर टाइम होता है दे आर ऑन देयर शिप, और वो क्या करते हैं, जैसे एक राउंड लगा लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस लॉन्ग ट्रिप इन ब्रिटिश वाटर्स। आर बोट वेव वॉकर, तो उन्होंने अपनी बोट का भी नाम रखा है जिस बोट में ये पूरी ट्रिप मारने वाले हैं, जिसका नाम वेव वॉकर है। और 23 मीटर उसकी लेंथ है, 30 टन उसका जो है मास है। वुड हल्ड ब्यूटी, मतलब वुड की बनी हुई है ये बोट, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। ऑब्वियसली ये प्रोफेशनली ही बिल्ड होगी, किसी प्रोफेशनल्स ने ही बनाई होगी, क्योंकि ये इतना बड़ी जर्नी करने वाले, ठीक है, इतना बड़ा टूर लगाने वाले हैं थ्रू द सी, तो उनको एक प्रॉपर अच्छी कंस्ट्रक्टेड बोट चाहिए। एंड वी हैव स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और देखो जब भी आप किसी ऐसी जर्नी पे जाते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, ठीक है, जो लाइफ रिस्किंग भी होता है और उसके साथ साथ जो आपकी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी होता है, तो आप सारे मेजर्स पहले से चेक करते हो। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, रफ वेदर स्टॉर्म्स वगैरह में ही बोट चला के देखी कि ऐसा तो नहीं है कि ये बोट क्रैश हो जाएगी या ये रफ वेदर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने सारे प्रिकॉशंस अपने चेक करे हुए हैं। द फर्स्ट लेग, मतलब द फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स में उन्होंने अपनी जर्नी करी थी। तो जो फर्स्ट पार्ट थी हमारी प्लान्ड 3 ईयर, मतलब ये जो इनकी वर्ल्ड टूर है थ्रू सी, ये 3 साल का टूर है, तो बहुत लंबा टूर है। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीकन टू केप टाउन। मतलब जो फर्स्ट पार्ट था ट्रिप का वो तो उन्होंने प्लेजेंटली कवर कर लिया, उसमें इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक 2 क्रू मैन, और जब वो सेकेंड पार्ट अपना शुरू करने लगे थे तो 2 लोगों ने और उनको ज्वाइन किया। वो कौन थे, अमेरिकन लैरी वेगल एंड स्विस हर्ब सिगलर। सो ये 2 क्रू मैन थे जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, मतलब ये 4 मेंबर्स थे फैमिली के, अब 2 लोग और आगे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि अब जो वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में जा रहे थे वो सदर्न इंडियन ओशन है और वो वर्ल्ड का रफेस्ट सी है, तो उसको टैकल करने के लिए 2 क्रू मैन ज्वाइन जो उनकी हेल्प करने वाले थे। ऑन आर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स होता है विंड। तो जब सेकेंड डे था हमारा केप टाउन का, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से तूफान आने लगा। फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। तो वो कह रहे हैं कि नरेटर कह रहे हैं कि यार मेरे को ना वेव्स, ये विंड से परेशानी नहीं थी कि तूफान चल रहा है, बट परेशानी क्या थी कि जो हमारी वेव्स है समुद्र की वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होती जा रही थी, जो उनके लिए डेंजरस है। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, ये होता है मास्ट, जो शिप का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है शिप का, हाईएस्ट पार्ट लाइक अ पोल, वो होता है मास्ट। तो जो वेव्स थी वो उस मास्ट तक पहुंच रही थी और यही कंसर्न था मेन नरेटर का। दिसंबर 25 को क्या होता है, फाउंडर्स 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, तो वो ऑलरेडी 3500 किलोमीटर्स आगे पहुंच गए होते हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस, मतलब वेरी बैड वेदर, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो उन्होंने बोट में अच्छी हॉलीडे मनाई, इवन दो जो वेदर था वो अच्छा नहीं था, बट स्टिल उनको अभी तक कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। तो अब क्रिसमस के बाद न्यू ईयर भी आ गया और न्यू ईयर पे भी कोई वेदर में खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई,
ठीक है, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और उनको ऐसा लगा था कि चलो ठीक है कि अब ये चेंज हो जाएगा, वो होप कर रहे थे कि यार अब ये जो वेदर है, ये जो खराब सा तूफान आने वाला है, अब ये जो है ये चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज बट फॉर द वर्स, मतलब चेंज तो हुआ बट उल्टा हो गया, इट बिकेम मोर वर्स। एट डॉन मतलब शाम के वक्त ऑन January 2 द वेव्स वर गाइगेंटिक, मतलब जो वेव्स थी वो बहुत ह्यूज हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, तो जिप होता है एक छोटा सा रेक्टेंगुलर पार्ट जो शिप का होता है, तो उनके पास वही था, ठीक है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, तो देर डिफरेंट नॉट्स जो शिप में होते हैं और उनकी शिप में 8 नॉट्स थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉमरस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, तो जैसे शिप बड़ी बड़ी वेव्स के ऊपर से जा रही थी तो वो एनॉमरस सी को देख पा रहे थे और उनको दिख रहा था कि कैसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उनकी शिप की तरफ आ रही हैं। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और विंड इतनी जोर से जो है ब्लो कर रही थी कि उसकी जो आवाज़ थी इट वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी mooring रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, तो स्टर्न होता है एक एरो टाइप शेप पार्ट का, ये देखो ये जैसे दिस इज अ स्टर्न, ये बैक पार्ट होता है शिप का, और यहाँ से उन्होंने रोप के थ्रू इस स्टर्न को ड्रॉप डाउन किया, ठीक है। वो मतलब वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि अगर स्टॉर्म आता है और सारा पानी उनकी बोट में आ जाता है तो उनको कैसे इसको फेस करना है। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू द लाइफ रांट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट मतलब वेयर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, मतलब वो अपनी तरफ से पूरा रेडी हो गए क्योंकि उनको दिख रहा था कि अब कभी भी डिजास्टर हो सकता है, मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, तो वो अपनी तरफ से वो कंप्लीटली जो है रेडी हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, एक ऐसा डिजास्टर जो तब से हमें लग रहा है कि होने वाला है बट अभी तक हुआ नहीं है, केम एट अबाउट 6 PM, अब शाम के 6 बजे वो डिजास्टर होता है विद एन ऑमिनस साइलेंस, ऑमिनस साइलेंस होता है थ्रेटनिंग साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जो हमें पता है कि अब कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम बोलते हैं तूफान से पहले की शांति, दैट इज ऑमिनस साइलेंस, एकदम से सब साइलेंट हो गया बट पता है कि आगे कुछ थ्रेटनिंग होने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमिजिएटली ग्रू डार्क, मतलब हवा चलना बंद होगी बट पूरा जो स्काई था वो डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, आफ्ट होता है बैक पार्ट ऑफ द शिप, तो उनको दिखा एक बड़ा सा क्लाउड जो है वो आसमान में उनको दिखता है उनके बिल्कुल ऊपर। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आईड एवर सीन, तो पहले उनको लगता है वो क्लाउड है क्योंकि वो इतना ऊंचा उनको दिखता है, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है क्लाउड नहीं है बट इतनी बड़ी वेव है जो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, मतलब वो काफ़ी बड़ी थी, एकदम से वर्टिकल वेव थी और जो नॉर्मल वेव्स होती है उसके ट्वाइस द हाइट, मतलब उसे डबल हाइट की थी। द रोअर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ अ वेव, फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, तो एक मोमेंट को ऐसा लगा कि वेव आएगी और हमें अपने साथ ही शिप से उड़ाकर ले जाएगी। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, एक्सप्लोजन मतलब आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है, कि कैसे एकदम से पानी अटैक करता है शिप पे, तो दैट इज एक्सप्लोजन। तो ऐसा एक्सप्लोजन होता है कि खूब सारा जो पानी है उनकी शिप में आ जाता है। A torrent of green and white water broke the ship. My head smashed into the wheel. तो जो वो व्हील होता है जिससे हम शिप चलाते हैं और नरेटर का हेड सीधे जाके उस व्हील को लगता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था जो कंडीशन थी उसकी कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई एंड वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो एकदम से वो अपनी कॉन्शियसनेस भी लूज कर रहा था, तो वो एकदम से पीसफुल फील किया। पीसफुल क्यों? तब से इतनी टेंशन में था वो, इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेस था, अचानक से उसको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ एंड आई एम अप्रोचिंग डेथ, तो उसकी वजह से उसको पीसफुल लगा कि बस अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो मरने ही लगा हूँ। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, तो उसको तो लगा था इज गोइंग टू डाई बट ऐसा नहीं हुआ, एकदम से उसका जो हेड है वो पानी के बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैस्पिसाइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब बिल्कुल जो वेव वॉकर का बुरा हाल था, जो उनकी बोट थी उसका बुरा हाल हो गया और जो उसका मास्ट था वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। ये मास्ट होता है, दिस इज योर मास्ट, ये जो टॉप पार्ट होता है शिप का इसको मास्ट कहते हैं, ये सीधा एकदम से फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। देन अ वेव हर्ल्ड अप अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क taut, I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. Boom is the pole.
कि बस वो रोल होके सीधा कहाँ से टकराया, जो बोट थी, जो उनकी शिप थी, उसके पोल से जाके। बूम इज द मेन पार्ट ऑफ द शिप, जो एक पोल होता है हमारी शिप में, दैट इज बूम। सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी। टॉस्ड मी क्या, टॉस करना क्या होता है, बिल्कुल जैसे रोल हो जाना, ठीक है। टॉस जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, वैसे वेव ने नरेटर को टॉस कर दिया अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। रैग होता है फटी पुरानी जैसे डॉल होती है, ठीक है। अगर तुम एक डॉल को ऐसे उठा के फेंकोगे, टॉस करोगे, वैसे ही लग रहा है, ठीक है। वो अपने आप को रैग डॉल से कंपेयर करा है, वैसे ही वेव ने उसको टॉस कर दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक। लेफ्ट जो उसकी रिब्स थी वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और उसके दांत भी टूट गए, ब्रोकन टीथ। समहाउ आई फाउंड द व्हील, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। इतनी कंडीशन में भी फिर भी उसने क्या किया, व्हील को संभाला, बिकॉज उसकी फैमिली भी उसके साथ, तो ही हैव टू शो सम करेज। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो उनको लग रहा था कि शिप का जो नीचे वाला फ्लोर है शायद वहाँ पे पानी चला गया, बट उसमें इतनी मतलब उस वक्त गट्स नहीं थे कि वो व्हील को छोड़ के पानी देखने चले जाए, क्योंकि उसको व्हील संभालना था, और क्योंकि वो पूरा प्रिपेयर रह रहा था कि आगे अगर कुछ हो जाता है तो मैं शिप को कंट्रोल कर पाऊँ। सडनली द फ्रंट हैच थ्रोन अप। हैच होता है डोर। एंड मैरी ऑपरेटेड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम। तो मैरी जोर से चिल्लाई कि यार हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है कि यार डेक्स भी स्मैश हो गए, सारे सारे डेक्स में पानी भर गया। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो वो बोलता है स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच मतलब डोर। तो वो कहता है मैं डोर को संभालता हूँ, वो मैरी को बोलता है तुम जल्दी से व्हील को पकड़ो। सो दे आर टैकलिंग द सिचुएशन। हम यही देख रहे हैं कि वो सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। तो वो पंप कर रहे थे वाटर, मतलब पानी बाहर कर रहे थे शिप के। और लैरी और हर्ब वो दो क्रू मैन हैं जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग आउट एट क्रेजी एंगल्स, अ होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। सारी चीजें उनकी पानी में बह गई थी। I half swam, half crawled into children's cabin. अब जब उसको थोड़ा सा शिप कंट्रोल में आई, वो स्विम करके कहाँ पे गया, जहाँ पे उसके बच्चे थे, चिल्ड्रंस कैबिन में। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस, दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक। तो वो अपर वाले हिस्से में बैठे हुए थे पानी से बचने के लिए। तो वो पूछता है अपने बच्चों से क्या तुम ठीक हो, तो वो कहते हैं यस, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर हर आईज। तो वो कहती है बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और उसके आईज के ऊपर इतना बड़ा बम्प हो गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स। तो यहाँ से देखो इंटरेस्टिंग लाइन है। ऐसा नहीं है उसको अपनी बेटी की टेंशन नहीं है, बट उसको लग रहा है कि इस वक्त लाइफ सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त एक बम्प हो गया हेड पे, मैं इसकी टेंशन नहीं करने वाला हूँ, वो बाद में भी ठीक हो जाएगा, बट अभी सबकी जान बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो वो हैमर ले आया, स्क्रूज ले आया, कैनवस ले आया, मतलब रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। और जो लैरी और हर्ब थे वो पंप कर रहे थे वाटर आउटसाइड द शिप। Somehow I managed to stretch canvas, secure waterproof hatch, covers across the gaping holes. मतलब जो छोटे छोटे होल्स थे, डोर्स थे, उनको सबको उन्होंने वाटर प्रूफ कैनवस से कवर कर दिया, जिससे कि शिप के अंदर पानी ना घुसे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। मतलब उन्होंने मोस्टली वाटर को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया था, मतलब अब पानी जा रहा था बाहर। अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई थी। More problems arose when a hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and electric pump short circuited. अब देखो और प्रॉब्लम क्या हुई, जो डेब्रीज, जो कूड़ा कचरा, अब डेब्रीज क्या होता है, अनवांटेड चीज़ें जो पानी में बह रही हैं, वो सारी ना पाइप्स को उसने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उनके हैंड पंप्स काम करना बंद कर गए। और सिंस इतना ज़्यादा पानी शिप में घुस गया था कि जो उनके इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो सारे शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestay sail jib, dinghies and main anchor। मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें स्पेयर रखी हुई थी, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी हैं, सेल, जेब, डिंगीज, मेन एंकर, ये सारी चीज़ें वो हैं जो शिप के पार्ट्स होते हैं, प्लस कुछ 2 पंप्स उसने स्पेयरली रखे हुए थे, और अब वो पंप उनके काम आने वाले हैं। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उसको याद आया क्योंकि वो सारी तैयारी करके आए थे कि एक इलेक्ट्रिक पंप और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तो उसने उससे कनेक्ट किया और थैंकफुली इलेक्ट्रिक पंप चलने लगा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. Working the radio का क्या मतलब है, रेडियो से कनेक्शन कर रहे थे जिससे कि कोई उनको सेव कर पाए, और पंप कर रहे थे सारा पानी।
ओके, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल है ना डिस्ट्रेस कॉल, जब आप फंस जाते हो, जब आप किसी को एसओएस करते हो, ठीक है, किसी हेल्पलाइन सेंटर को कॉल करते हो, तो दैट इज मेडे कॉल्स। बट सिंस कोई उनका नेटवर्क कैच नहीं हो रहा था और वो इतने बड़े स्टॉर्म में फंसे हुए थे कि उनका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था कॉल्स का, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड के वो एकदम रिमोट कॉर्नर में थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes. But Sue ने जो बोला था मेरा बम्प हुआ, उसका हेड जो था वो और ज़्यादा swollen हो गया, उसकी दोनों आइज जो थी वो ब्लैक हो गई। मतलब उसकी जो डॉटर है सू, वो 6 years old डॉटर, एंड नाउ शी शोड एज अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसकी आर्म में भी वो बता रहा है काफ़ी डीप कट था। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. So वो काफ़ी समझदार थी, तो वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज़्यादा इंजरीज है। तो सू कहती है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हमें सेव करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो दैट वाज दिस पार्ट 1, और टुमारो और मैक्सिमम डे आफ्टर टुमारो मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ कर दूंगा। सो गाइज, अगर आपको स्टोरी पसंद आ गई तो लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो गाइज। और अगर आप क्लास 11th इंग्लिश के और टॉपिक्स पे भी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।